सोचिए, एक लड़ाई जो हजारों मील दूर लड़ी जा रही है, वो यहाँ भारत की इकोनॉमी को कैसे हिला सकती है। आज हम इसी को समझने वाले हैं, क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है, उसकी वजह से भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गिरा है। स्क्रीन पर जो नंबर है ये वाकई में चौंकाने वाला है। एक अमेरिकी डॉलर के लिए 93 भारतीय रुपये। भारतीय रुपया इतना कमजोर पहले कभी नहीं हुआ। और इसका असर सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स पर नहीं बल्कि हम सब पर पड़ने वाला है। तो बाजार में इतनी घबराहट क्यों है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। एक मिनट खबर आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी है, वो खुल गया है। और अगले ही पल पता चलता है कि अमेरिका ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया है। बस इसी कन्फ्यूजन ने, इसी ऊपर नीचे ने बाजारों को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रुपया रिकॉर्ड लो पर क्यों है, फिर बात करेंगे युद्ध और तेल के शॉक की। इसके बाद देखेंगे कि दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका क्या असर हो रहा है, भारत के बाजार में कौन से सेक्टर पर मार पड़ रही है और इस माहौल में इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आगे हमें किन चीज़ों पर नज़र रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, भारतीय रुपया। सवाल ये है कि आखिर ये इतना नीचे क्यों जा रहा है। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, बिल्कुल नहीं। रुपया डॉलर के मुकाबले 93 के भी पार चला गया है। ये पिछले 4 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। और सुनिए, इतना ही नहीं, एक ही हफ्ते में इसने 2 बार गिरने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इस सप्लाई की दिक्कतें चलती रहीं तो रुपया 95 तक भी फिसल सकता है। तो सवाल उठता है कि रुपये की इस हालत की जड़ कहाँ है? इसका सीधा कनेक्शन है ईरान में चल रहे युद्ध से और उसकी वजह से आसमान छूती तेल की कीमतों से। देखिए, बाजारों को लड़ाई से ज्यादा लड़ाई की अनिश्चितता डराती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगेंस का ये बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि ईरान युद्ध कब खत्म होगा इसकी कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते। अब जब भविष्य को लेके इतना बड़ा सवालिया निशान हो तो इकोनॉमी में पैनिक तो होगा ही। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना ज़रूरी क्यों है? आप इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया की तेल सप्लाई का एक मेन चोक पॉइंट है, एक बहुत ही पतली गली। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। तो जाहिर है अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और ये जो असर है ये सिर्फ भारत या मिडल ईस्ट तक ही नहीं है। इस एक लड़ाई का असर, मतलब एक तरह का रिपल इफेक्ट, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, उन देशों पर भी जो इस झगड़े से हजारों मील दूर बैठे हैं। आईएमएफ ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। देखिए, सबसे पहले एनर्जी सप्लाई में रुकावट आती है, इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब महंगाई बढ़ती है तो देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाती है, और जब ग्रोथ धीमी होती है तो इसका सीधा असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ता है, वो भी तनाव में आ जाते हैं। ये एक पूरा साइकिल है। इसका एक जीता जागता उदाहरण तो हमारे पड़ोस में ही देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश जैसी छोटी इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि बांग्लादेश को सिर्फ अपने एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए, मतलब तेल वगैरह खरीदने के लिए, आईएमएफ और एडीबी से $2 अरब का इमरजेंसी लोन मांगना पड़ रहा है। तो चलिए अब दुनिया से वापस इंडिया आते हैं, दलाल स्ट्रीट पर, और देखते हैं कि यहाँ कौन से सेक्टर्स हैं जो इस माहौल में जीत रहे हैं और कौन से हैं जिन्हें नुकसान हो रहा है। इंडिया में महंगाई की तस्वीर थोड़ी अलग है और काफी इंटरेस्टिंग भी। WPI इन्फ्लेशन, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कंपनियों की लागत दिखाता है, वो 3 साल के हाई पर है। लेकिन CPI इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई आम लोगों को महसूस होती है, वो अभी भी कंट्रोल में है। इसका मतलब साफ है, कंपनियों पर दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन वो अभी तक पूरा बोझ कंज्यूमर्स पर नहीं डाल रही हैं। अगर हम बड़े सेक्टर्स को देखें तो IT सेक्टर का आउटलुक थोड़ा कमजोर दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर खर्चे कम हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर वहीं काफी स्टेबल है, ग्रोथ बनी हुई है। लेकिन ऑटो सेक्टर पर काफी दबाव है, क्योंकि कच्चे माल और तेल की बढ़ती कीमतें सीधा उनके मुनाफे पर असर डाल रही हैं। तो ऐसे उथल-पुथल वाले माहौल में निवेशक यानी इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? क्या वो घबराकर अपना पैसा निकाल रहे हैं, या फिर इस गिरावट में भी कोई मौका दिख रहे हैं? चलिए पता करते हैं। मार्केट में इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प खींचतान चल रही है। एक तरफ है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो अप्रैल में $1.23 बिलियन से ज्यादा का पैसा बाजार से निकाल चुके हैं।
और दूसरी तरफ हैं DIIs, यानी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो विदेशी बेच रहे हैं और देसी खरीद रहे हैं। और इसी पर आनंद राठी के गणेश डोंगरे का एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। वो कहते हैं कि ये रिकवरी एक शिफ्ट का सिग्नल है। मार्केट सेल ऑन राइज यानी बढ़त पर बेचो वाली सोच से बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट में खरीदो वाली स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि इतने जोखिम के बाद भी कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? वो कौन सी बड़ी चीजें हैं जो मार्केट का रुख तय करेंगी? तो ये है वो कुछ अहम ट्रिगर्स जिन पर नज़र बनाए रखनी होगी। पहला, पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका ईरान की बातचीत। दूसरा, हमारी कंपनियों के Q4 के नतीजे। तीसरा, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें किधर जाती हैं। चौथा, FIIs और DIIs का पैसा किधर जा रहा है। और पांचवां, US फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर क्या फैसला लेता है। इन्हीं सब चीज़ों से तय होगा कि बाजार आगे किस करवट बैठेगा। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस दुनिया में जहां लगातार कहीं ना कोई संघर्ष चल ही रहा है, क्या मार्केट की यही उथल-पुथल, यही वॉलेटिलिटी ही अब नई सच्चाई है? एक ऐसी सच्चाई जिसके साथ हमें जीना सीखना होगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है।